हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी दिनों से ये थ्रू आउट वर्ल्ड बड़ा बड़ा डिस्कस हो रहा है। इसका नाम है ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। एक्चुअली जो ऑफिशियल नेम है वो है इसका, वो लिख लें आप लोग, अपने पेन और कॉपी निकाल कर रखें और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथ साथ जरूर नोट करते जाएं। ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार और आगे है एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ भी है। ये इसका ऑफिशियल नेम हो गया इस मेगा प्रोजेक्ट का, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये लगभग आपका 72,000 करोड़ से लेकर के लगभग 82,000 करोड़ अमाउंट का प्रोजेक्ट है। तो क्योंकि ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व, ह्यूज फंडिंग इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई सर्टेनली इट इज मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट किसी को जब भी कहते हैं जबकि उसमें फंडिंग बहुत ज्यादा हो और लार्ज स्केल पे उस पर काम हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है। तो स्टूडेंट ध्यान दो, एक तो इसमें बढ़ेगा आपका ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये एक्चुअली इंटरनेशनल टर्मिनल है, इसको आप ये भी कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल या फिर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे पोर्ट होते हैं वहां पे सामान को एक शिप से लेकर के दूसरे शिप पे जब उसकी लोडिंग होती है तो वो काम जो है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों पे होता है। एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में ये जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है इसका ज्यादातर काम चाहे तो हम कोलंबो से करते हैं या फिर जो है हम करते हैं सिंगापुर से। तो सिंगापुर या कोलंबो ना जाना पड़े, हम खुद ही अपने जो है जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है वहां पे ये फैसिलिटी हम क्रिएट करें। तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वो जो है वहां पे कंस्ट्रक्ट होगा। कहां पे? आपके ग्रेट निकोबार में। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर सिविल एंड डिफेंस बोथ पर्पज। सिविल पर्पज के लिए भी और डिफेंस पर्पज के लिए भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है वहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। और तीसरा है सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट। ये प्लांट भी लगाया जाएगा ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वहां पे पावर की डिमांड है, दैट शुड बी फुलफिल्ड। तो उसके लिए एक सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा। पावर प्लांट लिखो इसको पूरा। और उसके अलावा चौथा है टाउनशिप। टू एकोमोडेट नियर अबाउट 3 लाख का 2,50,000 लाख पीपल या रेजिडेंट। ये चीजें कंस्ट्रक्ट होंगी अंडर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट। और इसकी फंडिंग जो है वो है ₹72,000 टू 82,000 नियर अबाउट। उसके साथ साथ जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो क्या है वो भी सुन ले स्टूडेंट आप। वो है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी कि होगी आपकी ANIIDCO, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ANIIDCO।
ANIDCO, एनिडको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, एंड दिस एजेंसी हैज बीन प्रोवाइडेड द जॉब टू implement the Great Nicobar mega project that include construction of international transshipment terminal, second international airport for civil and defense both use, dual use, और थर्ड है सोलर एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट, एंड फोर्थ है स्टूडेंट टाउनशिप टू अकोमोडेट नियर अबाउट 3 लाख रेजिडेंट्स। तो ये चीजें इसमें होनी है। अब बात ये आई, व्हाई वी हैव टू कंस्ट्रक्ट in such a remote area all these things and to invest huge sum of 72,000 rupees to 82,000 rupees। तो इसके लिए कुछ इसके एडवांटेज हैं, उनको आप देख लें क्यों हम जो है ऐसा कर रहे हैं। As I have already told you students that we do not have sufficient transshipment facility near our ports and we have to depend on Colombo and on Singapore for this work. That's why to save the foreign reserve and also to be self dependent, that's why we have to create this transshipment facility. At the same time we can also provide this facility to other countries, and in that we have to get sufficient funds which can be utilized to create new jobs, new employments and further न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो एक बात तो होगी ये। दूसरी क्या है स्टूडेंट, ध्यान दें, दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमारा जो ग्रेट निकोबार है इसके ऊपर जो हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है इसका बहुत बड़ा लोकेशन एडवांटेज है। इसकी जो लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड की वो इतनी बेटर है, इतनी हमारे लिए वो प्रीशियस है कि दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर ह्यूज अमाउंट फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट, एंड दिस मेगा प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। इन 2021 ये नीति आयोग ने इसको कंसेप्चुअलाइज किया ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को, इसके लोकेशन एडवांटेज देखते हुए, साथ साथ इसकी स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस को देखते हुए। क्योंकि देखिए ध्यान दें, ये ऐसी जगह लोकेटेड है ग्रेट निकोबार कि वहां से हम इजीली जो है जो चाइनीज नेवल एक्सपेंशन है उसको बहुत आराम से काउंटर कर सकते हैं। जो इसके पास में मलक्का स्टेट है, बहुत बड़ी शिपिंग लेन है, सबसे बिजी शिपिंग लेन में आती है, वहां पे से जितना भी हमारा जो है शिपिंग ट्रेड होता है उसको हम सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है यहाँ पे इस तरह के एडवांटेजेस हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग इन 2021 because of its location advantage, because of its strategic importance, and also because it may become a very important, very attractive tourist center. स्टूडेंट ध्यान दें, ग्रेट निकोबार जो है, जो ये हमारा आइलैंड है, इसका एरिया है अराउंड 921 स्क्वायर किलोमीटर, and it is bigger in size even than many island countries like बहरीन, like आपका सिंगापुर, like आपका हांगकांग, like आपका मालदीव, इन सबसे बड़ा है ये हमारा एक ही आइलैंड, हालांकि हमें बहुत दूर लगता है। तो दैट्स वाई, और बिकॉज इट हैज सो attractive type of environmental conditions there, that's why it is likely to become a very important, very precious tourist center for whole of the world, so that it will also be a good source of revenue and also a good source of employment for our country. So these are some of the important reasons why the project has to be launched, to be worked out. ये तो बातें होगी कि why we are going to construct so many things in a remote island.
अब इन चीजों से हट करके हम थोड़े से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से पहले ये जो है किसका पार्ट है वो देखने के लिए आई होप दैट एवरी स्टूडेंट नो अबाउट दिस, दैट ग्रेट निकोबार आइलैंड इज आवर साउथर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी। जो हमारी अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है उसका ही पार्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो हमारा साउथर्न मोस्ट आइलैंड है। इसी के ऊपर इंडिया का साउथर्न मोस्ट लैंड पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट in the territory of India that is located at the southmost point in our island that is Great Nicobar। ये हमारा ग्रेट निकोबार हो गया। और इसके जो लास्ट में ये हमारा ये एरिया यहाँ पर है ये इंदिरा पॉइंट है, और ये हमारा साउथ का सबसे दूर का पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये तो होगी इसकी जो गवर्नेंस है, यानी कि इट इज पार्ट ऑफ। अभी हम देखिए ग्रेट निकोबार की बात करें, अब मेगा प्रोजेक्ट की बातें आप भूल जाएं, ग्रेट निकोबार की बातें करें। ग्रेट निकोबार इज आवर साउथर्न मोस्ट आइलैंड इन द टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसकी जो कैपिटल सिटी है ग्रेट निकोबार की कहो चाहे अंडमान एंड निकोबार पूरी की कहो, वो है हमारा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। ध्यान दें स्टूडेंट, पहले इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, बट नाउ द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर हैज बीन चेंज्ड इनटू श्री विजयपुरम। तो द कैपिटल ऑफ ग्रेट निकोबार या यू से होल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज श्री विजयपुरम। और ये श्री विजयपुरम जो है ये साउथ अंडमान के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हो गया इसका आपका लोकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें, और बाकी लोकेशन के बारे में आपको हम समझाते हैं इसका छोटा सा डायग्राम बना के। देखिए यहां है आपका इस साइड में बे ऑफ बंगाल, इस साइड मीन्स वेस्ट साइड, और इधर है आपका अंडमान सी, और ये पूरा नीचे का जो सारा पार्ट है ये आपका इंडियन ओशन। तो द ग्रेट निकोबार आइलैंड is located in the Indian Ocean. On one side there is Bay of Bengal and on other side there is Andaman Sea. Clear? उसके साथ साथ this island is located some 180 kilometer away from Sumatra island of इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उससे लगभग ये 180 किलोमीटर दूर है। और इन दोनों के बीच का जो रीजन है सुमात्रा आइलैंड और आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसको हम कहते हैं 6 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? 6 डिग्री चैनल। ये 6 डिग्री चैनल हो गया आपका। और साथ साथ ध्यान देंगे 6 डिग्री चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रांड चैनल। You simply say that the water channel between the southern point of Great Nicobar and Sumatra island of Indonesia is called 6 degree channel or grand channel। 6 degree channel स्टूडेंट इसलिए कहते हैं because it is 6 degree latitude away from the equator on the north side। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ये 6 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो है ये हमारा ग्रेट निकोबार शुरू होता है। तो इसलिए इस चैनल का नाम जो हमारा इधर लास्ट में सुमात्रा आइलैंड है और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इनके बीच के चैनल को हम 6 डिग्री चैनल या ग्रांड चैनल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, खासकर शिपिंग लेन फॉर्म करता है। और ये सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है 6 डिग्री चैनल की कि इट इज एट द हेड ऑफ द मलक्का स्ट्रेट।
ध्यान दें, हिंदी में स्ट्रेट को कहते हैं जल संधि। ये जो हमारा 6 डिग्री चैनल है, ये मलक्का जल संधि के बिल्कुल किधर साइड में, वेस्ट साइड में है, उसके बिल्कुल हेड के ऊपर है। और यहाँ मलक्का स्ट्रेट, आई एम सेइंग दिस बिकॉज मलक्का स्ट्रेट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा बिजी शिप लेन है मलक्का स्ट्रेट। एक तरफ इसके मलेशिया पड़ता है, एक तरफ इसके पड़ता है इंडोनेशिया। तो इस तरह, और यहां से चाइना का लगभग 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो ऑयल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और बहुत सारी जो है चीजें ट्रांसपोर्ट होती है मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। तो इसलिए ये जो है आपका शिपिंग चोक पॉइंट भी कहलाता है। और इसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और दूसरी चीज देखने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन जो नेवी है वो यहाँ पे लास्ट में जो है अंडमान, इसके ग्रेट निकोबार के यहाँ पे आके बैठे, ताकि इसको पूरे मलक्का स्टेट को जो है हम इजीली कंट्रोल कर सकें। और साथ साथ क्योंकि इधर जाके आगे चाइना हो जाता है, यहाँ पे आगे आप चलोगे तो यहाँ पे आएगा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो एक्चुअली है क्या, ये जो मलक्का स्टेट है इट कनेक्ट अंडमान सी टू साउथ चाइना सी। और एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेट है इट अल्टीमेटली कनेक्ट इंडियन ओशन विद द पैसिफिक ओशन। उधर जाके आगे चल के पैसिफिक ओशन आ जाएगा। तो ये जो चैनल है सी ट्रांसपोर्ट का, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को दोनों को कनेक्ट करता है। किसके थ्रू? वाया अंडमान सी एंड वाया साउथ चाइना सी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मलक्का स्टेट। और ये नैरो जो है स्ट्रिप है एक तरह से वाटर की, मलक्का स्टेट, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी है। इसके लिए ज्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हमें यहाँ रहना है। साथ साथ क्योंकि यहाँ पे चाइना का नेवल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी जरूरी है कि हमारी जो फोर्सेज हैं दे शुड रिमेन एट द एंड ऑफ दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड। और यहीं पे हम जो है इनकी व्यवस्था जो है फोर्सेज की कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका आपका एक फिजिकल लोकेशन कहाँ है। अगर आप इस साइड में देखेंगे यहाँ नॉर्थ में, तो इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा ग्रेट निकोबार है, उसके बाद में छोटे निकोबार के 2-3 और जो है ना इसके आइलैंड है, और फिर निकोबार और जो हमारा अंडमान आइलैंड है दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। वहां पे भी चैनल, लेकिन वो ज्यादा नैरो चैनल है। लेकिन ये 6 डिग्री चैनल या जिसको ग्रांड चैनल भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच का जो है एक स्ट्रिप है वाटर की, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। यहाँ इधर बे ऑफ बंगाल होगी, नीचे पूरा बल्कि बे ऑफ बंगाल भी जो अल्टीमेटली किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का पार्ट है। और ये जो मलक्का स्टेट है ये इस तरह से इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है विद द पैसिफिक ओशन। दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द शिपिंग ट्रांसपोर्ट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिजी शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड। तो ये होगी इसकी फिजिकल लोकेशन। अब इसके बाद में फिजिकल लोकेशन के साथ साथ इसकी इकोलॉजी देख लेते हैं अंदर से ग्रेट निकोबार की। देखिए ग्रेट निकोबार का जो टोटल एरिया है वो है नियर अबाउट 921 स्क्वायर किलोमीटर। उसके साथ साथ लगभग मोर देन 200 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है। और यहां का जो एनवायरमेंट है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है, ट्रॉपिक्स में है ये। क्योंकि आप देखें इक्वेटर से थोड़ा सा ही ऊपर है ना, 6 डिग्री, 1 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो होता है अराउंड 111 किलोमीटर। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ मेरा इक्वेटर है तो ये 6 डिग्री के पास से लगभग शुरू हो रहा है, तो ये जो है लगभग 700 किलोमीटर मामूली सी जो है दूरी, समझो इस दूरी को आपकी इक्वेटर से दूर है। तो ये ट्रॉपिक्स में आता है और यहाँ पे जो है ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। इसके अंदर जो है सारे के अंदर आपके एवरग्रीन और आपका डेसिडुअस डेंस फॉरेस्ट, ये इसकी यहाँ की वेजिटेशन है। सारे के सारे हमारे ग्रेट निकोबार में एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। और जो इसके कोस्टल एरिया है वहां पे आपके मैनग्रोव्स हैं। मैनग्रोव्स में ज्यादातर जो ट्रीज हैं वो राइजोफोरा के हैं। राइजोफोरा स्पीशीज के बहुत सारे ट्रीज जो है वो मैनग्रोव्स के रूप में होते हैं। वो इसका कोस्टल इरोजन को रोकते हैं और उसके जो
कोस्टल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबलाइज और सस्टेन करते हैं। इसके साथ साथ जो इसका आसपास का मेराइन एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारे कोरल रीफ है। कोरल रीफ जो एक्चुअली कोरल जो है ये एनिमल्स हैं, ध्यान दो स्टूडेंट, कोरल्स आर एनिमल, और ये कोरल जो है छोटी छोटी जो है ये पत्थर की तरह की स्टोनी स्ट्रक्चर जो है सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कोरल रीफ्स। तो चारों तरफ जो है जो वाटर एरिया है, यानी कि जो ओशियन की शेल्फ है उसके आसपास के एरिया में कोरल रीफ होते हैं। तो ये इसकी बाहर की जो आपकी प्लांट्स हैं वो हो गए। अब इसके बाद में जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो स्टूडेंट ध्यान दें, सारा का सारा जो हमारा ये ग्रेट निकोबार है ये सारा हिली एरिया है। कैसा एरिया है स्टूडेंट्स? हिली एरिया है। ये हिल्स हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं बहुत सारे, पूरी रग्ड टेराइन है इसकी, और कुछ इसके अंदर रिवर्स भी हैं, और उसके साथ साथ एक जो है यहाँ सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसको माउंटेन थुलियर के नाम से जानते हैं, माउंट थुलियर। क्या नाम है इसका? माउंट थुलियर। ये लगभग 642 मीटर इसकी हाइट है। इट इज द हाईएस्ट माउंट इन द ग्रेट निकोबार, हैविंग हाइट ऑफ अबाउट 642 मीटर। 642 मीटर जितना ऊंचा है। वैसे भी जो हमारा ओशन फ्लोर है उससे काफी ऊंचाई है पूरे इसकी जो है हमारे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है। और ये माउंट भी हो गया, इसके अंदर माउंटेन भी हो गया जिसका नाम है माउंट थुलियर, और इसकी हाइट है मैक्सिमम हाइट इसकी 642 मीटर। उसके साथ साथ रग टेराइन है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो ये इसकी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है स्टूडेंट, ध्यान दें कि ये जो है ऐसे एरिया में है कि वहां बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। खासकर यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्शन कर रही है आपकी बर्मीज प्लेट के साथ। जो यहाँ पे बर्मा है ऊपर, वो बर्मीज प्लेट कही जाती है, छोटी टेक्टोनिक प्लेट है, उसके नीचे घुसती जा रही है हमारी इंडियन प्लेट। इसको कहेंगे हम कि इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर द बर्मीज प्लेट। तो इसीलिए जो है ये हाईली सिज्मिक जोन में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अक्सर जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन एरिया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स in the region where it is present and because of the tectonic fault lines there। तो ये सिज्मिक सेंसिटिव एरिया है और हमारे इंडियन के हिसाब से जो है ये अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 में आता है। अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 में आता है जो कि हाईएस्ट सिज्मिक एक्टिविटी शो करता है। तो ये इसकी जो है नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब इसके बाद में इसकी इकोलॉजी की बात करेंगे। देखिए इकोलॉजिकली जो है ग्रेट निकोबार is under the Sundaland biodiversity hotspot। सुंडालैंड या सिंपली सुंडा भी कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ध्यान दें, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं और ये सुंडालैंड क्या है। एक्चुअली है क्या, यू नो स्टूडेंट्स दैट all variability that is found in animals, plants and microbes constitute the biodiversity in the nature। किसी भी एरिया के अंदर वहाँ के जो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और साथ साथ उन एनिमल्स और प्लांट्स के इंटरेक्शन से जो सिस्टम्स बनते हैं वो भी हमारी बायोडायवर्सिटी के ही पार्ट है। जैसे बायोडायवर्सिटी include variations in different species, in between species and in between ecosystem। क्योंकि डिफरेंट प्लांट और एनिमल सब मिलकर के इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो जो डिफरेंट इकोसिस्टम है दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द बायोडायवर्सिटी। सिंपली डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, वेरिएबिलिटी होती है। तो जो वेरिएबिलिटी है नेचर के अंदर, किसके अंदर? नेचर के अंदर। किसमें? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स के अंदर। बस वही हमारी बायोडायवर्सिटी को इंस्टीट्यूट करती है। उसके बाद में वर्ड आया हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दें, हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी जगह हैं
there are some regions on our earth planet that they are highly enriched with the biodiversity and have a large number of endemic species which are facing great threat of extinction. Such places or such regions on the earth has been identified as biodiversity hotspot. हमारी प्लेनेट अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे रीजन देखे गए हैं कि जहां कंपेरेटिवली बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं और साथ साथ वहां पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। क्या स्पीसीज करते हैं स्टूडेंट? एंडेमिक स्पीसीज। और साथ साथ तीसरी बात है कि इन सब स्पीसीज को जो है देयर इज ग्रेट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इनको विलुप्त होने का ज्यादा खतरा भी है। तो जहां 3 पैरामीटर पास हो जाते हैं ऐसे रीजन्स को ही हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। अब यहाँ एंडेमिक स्पीसीज और देख लेते हैं क्या होती है। द स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर रीजन ओनली एंड इज नॉट फाउंड एनीवेयर अदर देन दैट रीजन, सच स्पीसीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वे हैं जो केवल एक ही रीजन में पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती पूरी दुनिया में। तो उन स्पीसीज को उस स्पेसिफिक रीजन की एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। राइट, बहुत आसान है। और ऐसी जगह हमारी प्लेनेट के ऊपर ऐसे रीजन जहां पे कि इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज हो कि केवल वो वहीं हो और कहीं ना पाई जाए पूरी दुनिया में, यानी कि वो एंडेमिक स्पीसीज हो और साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एनरिच्ड एरिया हो और वहां पे ज्यादा थ्रेट हो फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज, such areas has been identified as biodiversity hotspots। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारा ग्रेट निकोबार, ये सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है। अब अगर पूछा जाए क्या इंडिया में और भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? यस स्टूडेंट, देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक तो हमारा हिमालय है, दूसरा आपका इंडो बर्मा है, तीसरा आपका वेस्टर्न घाट है, और फोर्थ आपका ये सुंडालैंड है। सुंडालैंड एक्चुअली ये केवल निकोबार पार्ट को ही इंक्लूड करता है, बाकी ये इंडोनेशिया की तरफ तक गया हुआ है। हिमालय हमारा जो नॉर्थ पार्ट है उसको इंक्लूड करता है। इंडो बर्मा जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी स्टेट्स हैं उनको कवर करता है, और वेस्टर्न घाट हमारा कुछ एरिया जो है जो आपका गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, आपका केरल का है, आपका गोवा का है, वो पार्ट जो है वेस्टर्न घाट कवर करता है। और सुंडालैंड जो है वो हमारा निकोबार आइलैंड और बाकी का जो है ये इंडोनेशिया की तरफ का जो रीजन है उसको कवर करता है। तो ये रीजन ऐसे हैं कि जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्पेसिफिक एंडेमिक स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटिंक्शन का डेंजर ज्यादा है, तो इन रीजन्स को जो है इंटरनेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के रूप में रिकॉग्निशन दिया गया है। तो ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और हमने इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि हमारा ग्रेट निकोबार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। हमने अभी देखा था कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होती क्या है, दैट इज द वेरिएबिलिटी दैट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। अब जब हम अपने ग्रेट निकोबार को देखते हैं, जब ग्रेट निकोबार आइलैंड को देखते हैं तो हमें पता चलता है लगभग इसका 80 to 85% एरिया दैट इज रिजर्व्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व। पूरे आइलैंड का, ये आइलैंड हमारा लगभग कितना है 921 स्क्वायर किलोमीटर। इसका 80 to 85% रीजन जो है, पार्ट जो है इसका, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो पूरा नाम है इसका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए ध्यान दें, यहां पे एक टर्म आई है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम केवल बायोस्फीयर को लेते हैं तो बायोस्फीयर का मतलब तो है ग्लोब, जो पूरे ग्लोब का इकोसिस्टम है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं पूरी धरती पे, बस उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। तो अगर हम पूरी
अर्थ प्लेनेट को एक ही इकोसिस्टम के रूप में उसको कंसीडर करें तो वो बायोस्फीयर होगा। लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये थोड़ा छोटा है, तो इसके बारे में भी आप समझ लें। बस ये ध्यान रखें कि हमारा जो ग्रेट निकोबार है उसका लार्जेस्ट एरिया जो है दैट हैज बीन रिजर्व्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व। एक्चुअली यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की जो कंसेप्ट है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया मैन एंड एनवायरमेंट या मैन एंड बायोस्फीयर। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, एनिमल प्लांट्स एक तरफ, ह्यूमन एक्टिविटीज एक तरफ, दोनों का बहुत ज्यादा नेचर में कन्फ्लिक्ट है आपस में। तो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा, जो हमारी वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो वाइल्ड एनिमल प्लांट है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और वो लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो हमको इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का सिस्टम डेवलप करें कि एक ही जगह पे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी भी चलती रहे और उसके साथ साथ हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी सेफ रहे। तो ऐसी जगह, ऐसे रीजन ऑन द अर्थ वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव इन सस्टेनेबल मैनर with all the living biodiversity there, such places are called biosphere reserve। हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे रीजन्स को हमने नोटिफाई किया है, ऐसे रीजन्स को हमने रिकॉग्नाइज किया है कि जहां पे ह्यूमन बीइंग सस्टेनेबल तरीके से और साथ साथ जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी जो है आपस में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के जो एक्टिविटीज हैं उसको कंप्लीमेंट कर सके। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा गया। अब ऐसा अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, तो ये देख लीजिए। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जहां पे आप बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाई करोगे, डिक्लेयर करोगे, तो उसमें एक तो कोर एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? कोर एरिया। एंट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग और एंट्री ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। एक हमारा इसके साथ साथ है दूसरा, जस्ट आफ्टर कोर एरिया, ये हमने बफर जोन बनाया। सम हाईली रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी इज अलाउड इन द बफर जोन। और बफर जोन से बाहर जो है वो हमारा है ट्रांजिशनल जोन। क्या है स्टूडेंट? ट्रांजिशनल जोन। तो ट्रांजिशनल जोन में जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन है, वहां पे जो है ह्यूमन हैबिटेशन है, लोग रहते भी हैं, अपने काम भी करते हैं, लेकिन वो उनका जो लिवलीहुड है, उनका जो लिविंग वे ऑफ लाइफ है, दैट डज नॉट हार्म द एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी देयर। तो इस तरह का जो पूरा अरेंजमेंट है किसी एक जगह पे, दैट अरेंजमेंट is called biosphere reserve and it is always recognized and notified by the concerned state or central government। तो ये इस तरह का बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार में। उसका कुछ कोर एरिया है, वहां पे ह्यूमन बीइंग की कोई भी जो है एंट्री अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ बफर जोन है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अलाउड है, और उससे सबसे बाहर का जो पेरिफेरल एरिया है उसको हम ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन है, ह्यूमन विलेजेस हैं, ह्यूमन हाउसेज हैं, और बाकी सारी एक्टिविटी वहां ह्यूमन बीइंग के रूप में लिवलीहुड जो है वो अर्न करने के लिए लोग करते हैं। तो इस तरह के एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। एंड द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनेस्को। ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ का? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी हम बातें कर रहे हैं, जो लगभग पूरे ग्रेट निकोबार आइलैंड का 80 to 85% एरिया कवर करता है। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो ग्रेट निकोबार कंसिस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन द ईयर 2013। 2013 में जो है ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप ये देख रहे हो। साथ साथ इसी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही कुछ हमारे नेशनल पार्क भी हैं उसमें, जैसे गैलाथिया नेशनल पार्क है, एक आध और है, वो सब भी इसी बायोस्फीयर के पार्ट हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बाद में है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है।
अब मैं बायोडायवर्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीजों की बात करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, और वो है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो स्टेट एनिमल है इनका वो डुगोंग है। क्या है? डुगोंग, DUGONG, डुगोंग। इसको हम शिकाऊ कहते हैं। लगभग 350 kg तक इसका वेट हो सकता है और लगभग मोर देन 3 मीटर्स जो है ये बड़ी हो सकती है, तो इसको कहते हैं शिकाऊ। ये जो है हमारा मरीन हर्बीवोर है, मैमल। मरीन हर्बीवोर मैमल है, शिकाऊ बोलते हैं, डुगोंग है। और ये जो है एक्चुअली सिरेनियन हम इनको कहते हैं। इनका जो ग्रुप है, इनका जो ऑर्डर है क्लासिफिकेशन में, कई बार सिरेनियन के नाम से आता है। नाम क्या है? डुगोंग, शिकाऊ भी इसको कहते हैं। और ये अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये पूछा जाए कि नेम द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो वी हैव टू मार्क डुगोंग। तो डुगोंग क्या ग्रेट निकोबार के बीच में रहेगा या फिर उसके आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे मरीन वाटर में रहेगा? ये मरीन वाटर में रहेगा, क्योंकि हमने लिखा ना मरीन हर्बीवोर। तो ये जो है आसपास का जो उसका ओशन है, बे ऑफ बंगाल है उसके नजदीक, उधर आपका अंडमान सी है, तो वहां पे ये पाया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के ट्री का क्या नाम है, तो ये जो है एक पुडोक है, अंडमान पुडोक। अंडमान पुडोक जो है वो वहां का स्टेट ट्री है। और इसके अलावा अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो अंडमान वुड पिजन, ये जो है वहां का स्टेट बर्ड है। कहां का स्टेट बर्ड है? अंडमान वुड पिजन। ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसका ये स्टेट बर्ड वुड पिजन है। तो ये तो जो है हमने आपको बताया, क्योंकि दे आर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोडायवर्सिटी ऑफ द ग्रेट निकोबार एंड आल्सो अंडमान। तो लेकिन अब हम बातें करेंगे केवल और केवल किसकी? जो ग्रेट निकोबार में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ध्यान रखें, ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो ट्री है वो अंडमान पुडोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट बर्ड जो है इसकी अंडमान वुड पिजन है। और इसका स्टेट एनिमल जो मैंने अभी बताया आपका वो क्या है? वो है डुगोंग, जिसको हम कहते हैं शिकाऊ। एक मरीन मैमल है और टोटली 100% वो हर्बीवोर है। अब इसके कुछ एनिमल्स देख लेते हैं, फेमस एनिमल्स जो वहां पाए जाते हैं। देखिए मैमल्स में तो आपका डुगोंग हो गया, इसके अलावा है लॉन्ग टेल्ड मकाक। लॉन्ग टेल्ड मकाक, इसको हम जो है क्रैब ईटिंग मकाक भी कहते हैं। क्रैब ईटिंग मकाक या लॉन्ग टेल्ड मकाक बहुत ही फेमस है ग्रेट निकोबार के अंदर। और एक आपका निकोबार ट्री श्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों मैमल हैं। ये मकाक भी, बंदर भी, और ये ट्री श्रू भी, दोनों के दोनों ये आपके मैमल हैं। अभी डुगोंग जो पड़ा था वो भी मैमल था। तो ये तीनों के तीनों चीजें जो है केवल और केवल ज्यादातर ये ग्रेट निकोबार में ही मिलते हैं। और ये तो खासकर ग्रेट निकोबार में ही मिलता है, बाकी जो है वो इंडिया के दूसरे पार्ट में ये कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेप्टाइल्स की, हाँ बात करूं मैं बर्ड्स की स्टूडेंट, तो बर्ड्स में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो है आपका निकोबार मेगापोड, खाली मेगापोड ही बोल देते हैं, मेगापोड बर्ड। ये जो है ग्राउंड लिविंग बर्ड है, मेगापोड। मेगा मीन्स बड़े, पोड मीन्स जो है वो क्या होती है? लेग्स होती हैं, पैर होते हैं। तो मेगापोड नाम इसका इसीलिए पड़ा है, काफी इस तरह की बर्ड है, इसके काफी थिक मोटी जो है टांगे होती हैं, तो इसको मेगापोड बर्ड कहते हैं। मेगापोड बर्ड इज आल्सो फाउंड मोस्टली इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इसकी एक विशेषता है मेगापोड बर्ड की कि इट ले हर एग्स नॉट इन द
नेस्ट ऑन द ट्रीज बट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ही जो है ये बड़े बड़े मूंड बनाती है मिट्टी के, इस तरह के बड़े बड़े माउंट बनाती है, बड़े बड़े टीले बनाती है मिट्टी के ये बर्ड, और उनके अंदर वेजिटेशन और मिट्टी दोनों, सोयल एंड वेजिटेशन बोथ भर देती है, और इन मूंड में ही जो है फिर ये अपने एग्स लेइंग करती है। और ध्यान दें, एग्स का इंक्यूबेशन खुद नहीं करती दूसरे बर्ड्स की तरह, इन एग्स का इंक्यूबेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेइंग वेजिटेशन। जो वेजिटेशन इसमें दबाई है इसने सोयल के साथ साथ, उस वेजिटेशन का डिके होता है, डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड दैट इंक्रीज टेम्परेचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ ऑल दीज एग्स विच हैव बीन पुट बाय दीज बर्ड्स इन द मूंड ऑफ सोयल एंड वेजिटेशन। क्लियर? ये बड़ा जो है एक इसका यूनिक कैरेक्टर है इस बर्ड का। और मोस्टली बर्ड जो है वो आपकी नोक्टर्नल है क्योंकि रात को ही बाहर निकलती है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस बर्ड ले हर एग्स नियर द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया के आसपास जो है ये अपने अंडे देती है। फर्स्ट दे मैनी सच बर्ड्स कम टुगेदर, दे मेक माउंट्स ऑफ सोयल एंड वेजिटेशन एंड देन स्टार्ट लेइंग द एग्स। अब एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका निकोबार पिजन। इसमें ध्यान दो, दिस निकोबार पिजन इज द नियरेस्ट रिलेटिव of the extinct bird that was very famous and the name of that bird was dodo. Dodo that lived in Mauritius. Dodo bird जो कि मॉरिशस में रहती थी and it became extinct in the 17th century from that island. Its nearest living relative is Nicobar pigeon. तो ये भी बड़ा फेमस है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे निकोबार पिजन। अगर आज की डेट में डोडो को डी एक्सटिंक्ट करने की जो कोशिश करी जा रही है तो उसके लिए जो सबसे इजी जीनोम मिल सकता है आपको उसका रिलेटिव, दैट यू विल गेट इट फ्रॉम निकोबार पिजन। तो ये बर्ड्स होगी। और बर्ड्स के अलावा अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें या फिर हम स्नेक्स, रेप्टाइल्स में जो स्नेक्स आते हैं उनकी बात करें, लेकिन सबसे पहले रेप्टाइल्स में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका साल्ट क्रोकोडाइल। ये भी बड़ा फेमस है यहाँ पे साल्ट क्रोकोडाइल भी। तो इस तरह से मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है सच स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन दैट एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर अदर एट अदर प्लेसेस। तो उसके साथ साथ जो है ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनके नाम लिखे हैं जो कि बड़े फेमस हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी चाहूंगा कि जो ये मेगापोड बर्ड है इट इज वेरी नियर टू द एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ए ह्यूज डिवेस्टेशन caused in the tsunami of 2004। ईयर 2004 जो है ग्रेट निकोबार के लिए बहुत ही डिजास्टर्स रहा, बल्कि मैं कहूं वर्ल्ड के लिए पूरा डिजास्टर रहा, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम एन अर्थक्वेक ऑफ 9.1 रिएक्टर स्केल was produced in the Indian Ocean because of the tectonic plates movement, और उससे वहां पे सुनामी आया। Millions of people were killed in the Indonesia and also in our country India and also in Andaman and Nicobar Island, and because the megapod lay her eggs near the coastal areas, that's why a large number of eggs were washed away. That's why the number of birds became very low, and after the washout, because of the scarcity of the food, the rest of the eggs were taken by other animals and human beings there. That's why at present the number of megapod birds is very low and it is facing extinction। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये हमने पहले ही बातें करी थी कि हाईली सिज्मिक जोन में हमारा ये ग्रेट निकोबार एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं और ये जो हमारा 2004 का अर्थक्वेक है 9.1 का, ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ अर्थक्वेक एंड वन ऑफ द वर्स्ट काइंड दैट प्रोड्यूस सुनामी। पूरी दुनिया में इसने जो है जो तहस नहसी करी, इस ऐसा एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं है। तो ये होगी हमारे इकोलॉजी के बारे में बातें हुई। अब इकोलॉजी के साथ साथ जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए ह्यूमन हैबिटेशन की जब बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार में 2 ट्राइबल ग्रुप्स हैं और साथ साथ बाकी सेटलर हैं जो कि मेनलैंड से वहां पे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करेंगे क्योंकि दे आर इंडिजिनस टू दैट प्लेस। और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एक तो सोम्पेन है और दूसरे हमारे निकोबारीज। सोम्पेन और निकोबारीज 2 ये ट्राइबल ग्रुप हैं। ये इंडिजिनस पीपल है वहां के। सोम्पेन की संख्या जो है अराउंड ओनली 200 है एंड द सोम्पेन्स लिव डीप इनसाइड द आइलैंड। जो डीप में फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है जहां पे, वहां पे लोग सोम्पेन लोग रहते हैं। और वी डू नॉट नो वेरी मच अबाउट देम बिकॉज दे आर मोस्टली हंटर गैदरर। बहुत ही कम जो है ये ट्रेड से रिलेटेड वर्क करते हैं। ज्यादातर काम इनका जो है वो है कि फल फ्रूट खाना, जो भी चीजें हैं, फिशिंग करना और उसके साथ साथ जो है सर्वाइव करना। बहुत ही जो है इनकी लिमिटेड जो लिवलीहुड है वो है। निकोबारी जो है ना वो काफी इंटरेक्शन करते हैं, वो बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं और ये काफी हद तक जो है वो तेजी के साथ डेवलप हो रहे हैं। द नंबर ऑफ देम इज आल्सो बिगर एज कंपेयर टू द सोम्पेन। ये दोनों के दोनों जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये निकोबार में लगभग अपर पेलियोलिथिक जो कि अब से लगभग 40,000 से या 50,000 से 50,000 मान लो आप, 50,000 से लगभग ये 10,000 BC इसके आसपास का टाइम है। तो ये जो है एक तरीके से फर्स्ट सेटलर है आउट ऑफ अफ्रीका। जब ह्यूमन बीइंग अफ्रीका से बाहर निकला ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन एज व्हेन ऑल द अर्थ वाज कवर्ड विद द आइस, और जो सी लेवल था वो आज भी लगभग 100 से मीटर से भी ज्यादा नीचे तक था। तो लगभग सारी लैंड जो आपस में जुड़ी हुई थी। तो उस दौरान माइग्रेट करके ये जो लोग हैं आए और ये जगह जगह बस गए। तो एट प्रेजेंट हमारा जो ग्रेट निकोबार है उसमें ये 2 इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। सोम्पेन की क्योंकि संख्या भी बहुत ज्यादा कम है तो इसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसको बोला जाता है। ये स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड है। कोशिश होती है किसी भी तरह से जो है इनकी संख्या कम ना हो और इसके लिए वहां पे काम करता है ग्रेट निकोबार में हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल, जैसे ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी तरह है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो ये रिसर्च वगैरह उनके बारे में जो भी नॉलेज या जो भी डाटा कलेक्ट करना है ताकि इनको जिस तरह की भी जो असिस्टेंस है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोवाइड किया जा सके, ये काम है हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। और द सोम्पेन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज, कैसे? PVTG। P का मतलब पर्टिकुलरली, V का मतलब वल्नरेबल, T का मतलब ट्राइबल, G का मतलब ग्रुप, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये जो है इसको सोम्पेन को रिकॉग्नाइज किया गया बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो पॉपुलेशन एंड आल्सो दैट इट एग्जिस्ट ओनली ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पाए जाते हैं, बहुत थोड़ी संख्या में भी हैं, डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, सेमी नोमाडिक हैं। तो इसलिए जो है ये हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। निकोबारी जो है दे आर समवट मोर एडवांस्ड एंड दे आल्सो इंटरेक्ट वेरी मच विद द सेटलर, जो कि तीसरा नंबर है। सेटलर जो है दे आर द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द मेनलैंड। हमारी मेनलैंड से जैसे कि आपका तमिलनाडु है, इवन पंजाब तक के लोग वहां पे सेटल हो चुके हैं। तो ये सब सेटलर हैं और निकोबारी जो है वो इनके साथ खूब सारे इंटरेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब ये 2004 का सुनामी आया तो इन निकोबारीज को, क्योंकि निकोबारी ज्यादातर जो है फिशिंग वगैरह का काम करते थे, तो ये सारे जो है कोस्टल एरिया में रहते थे, तो बहुत सारे निकोबारीज वर किल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेट सुनामी ऑफ 2004। So that's why the remaining Nicobaris were transported from the coastal areas and they were provided safe
places to live and to survive and for their livelihood। तो इसलिए ये पहले ही डिसलोकेट हो चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब जब ये ग्रेट निकोबार का मेगा प्रोजेक्ट आएगा तो एक बार फिर जो है इनको वहां से डिसलोकेट करना पड़ेगा, वहां से फिर हटाना पड़ेगा। तो ये जो है बड़ी समस्या है। तो ये ह्यूमन हैबिटेशन की बातें होगी। टोटल जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट ग्रेट निकोबार की वो अराउंड 8000 है। अराउंड 8000 पीपल आर प्रेजेंटली लिविंग इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। और हम जो है वहां क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए न्यू टाउनशिप दैट कुड एकोमोडेट अराउंड 3 लाख पीपल। जो हमारा ये मेगा प्रोजेक्ट है इसके अंदर। चलिए ये हो गया हमारा इकोलॉजी के बारे में वाले। अब बातें करते हैं सबसे पहले बातें करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट दिस मेगा प्रोजेक्ट। जो ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है इसके अगेंस्ट क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, व्हाई इट इज अंडर कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहला तो यही है कि अराउंड 1 मिलियन ट्रीज विल बी रूटेड आउट। 10 लाख के आसपास पेड़ वहां से काटे जाएंगे। और हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है 1980 का, वो ये कहता है कि भाई जितने ट्री काटोगे आप उतने आपको जो है दोबारा से प्लांट करने पड़ेंगे दूसरी जगह। और अगर आप डिग्रेडेड लैंड पे प्लांट कर रहे हो तो उसकी डबल संख्या में प्लांट करने पड़ेंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट को 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने के लिए, यानी कि एफोरेस्टेशन करने के लिए, या मैं कहूं कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करने के लिए, ग्रेट निकोबार में तो कोई जगह है नहीं कि दैट इज ऑलरेडी कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट। तो इन्होंने जो जगह ढूंढी वो हरियाणा का जो अरावली एरिया है वहां पे जगह ढूंढी। और क्योंकि अरावली की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जो ग्रेट निकोबार की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दे वर वेरी डिफरेंट। तो दैट्स वाई जो आपका एफोरेस्टेशन है वो भी जो है वो पर्टिकुलरली अगर हम ग्रेट निकोबार की इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो दैट इज नॉट सुटेबल। दैट्स वाई पीपल आर ऑब्जेक्टिंग अबाउट दिस मेगा प्रोजेक्ट। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि whenever you are going to remove the tribal area from their inhabiting place, so then you have to take their consent। और consent भी कैसे लेनी है आपको, informed consent। You cannot you cannot dislocate the tribal from their living area without their consent। और consent जो है informed consent होनी चाहिए। ये जो है हमारा जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है, वो साफ साफ कहता है कि आप जो है वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो वहां जहां उनका लिवलीहुड है, जहां से उनकी कल्चर जुड़ी हुई है, जहां से उनका रहन सहन है, जहां से उनका सब कुछ है, लाइफ है, वहां से उनको बिना उनकी कंसेंट के रिमूव नहीं कर सकते। और कंसेंट कैसे लेनी होगी आपको, उनको सारी बातें बतानी होगी, यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होगी आपको उनकी। और तो पहले सबसे पहले क्या हुआ इन 2021 जो है, जो वहां की लोकल काउंसिल थी, लोकल ट्राइबल काउंसिल, कुछ दिन पहले कंसेंट कर दिया, अलाउड कर दिया। लेकिन बाद में जो क्या हुआ कि द लोकल ट्राइबल काउंसिल withdrew its consent and said that we were misguided, we were not informed about all the issues, and that's why we are forced to withdraw the consent that was already given by us for the construction of this mega project। तो ये तो है नहीं, अब इन्होंने तो कंसेंट तो जो है वो अपनी वापस ले ली। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ एक तो होगी ना हमारी ऑब्जेक्शन। सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही है बहुत बड़ा कि जो वहां के लोग हैं, थोड़ी उनकी पॉपुलेशन हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनकी कल्चर बिल्कुल अलग थलग है, इवन उनका इम्यून सिस्टम भी हमारी की तरह का नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा, एक तरह से उनकी तो एक तरीके से पूरा सुसाइडल होगा उनके लिए। तो दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट इज नॉट ए गुड स्टेप कीपिंग इन व्यू of the welfare
एंड द सर्वाइवल एंड द लिवलीहुड ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट देयर। एक तो ये होगी समस्या बहुत बड़ी। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है, वो आपका पोल्यूशन का है। When you can assume that wherever 3 lakh people are living, how much pollution they will create, how much waste they will produce, how much pressure the natural resources will face because of such a huge population there। और जब वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो वहां की पूरी बायोडायवर्सिटी के ऊपर ही पड़ेगा। तो दूसरा बड़ा पॉइंट हो गया कि पोल्यूशन का। और तीसरा इसको भी हम लिख सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एक और इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ये आपका हाईली सिज्मिक जोन में प्रेजेंट है। देखो ये रिंग ऑफ फायर है, ये ऐसा रीजन है जहां पे कि बहुत ज्यादा टेक्टोनिक फोल्ट लाइन होती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते रहते हैं लगातार। तो इसी तरह के एरिया में हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड एग्जिस्ट करता है और ऐसे में बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े डेंजरस और डिसेस्ट्रस अर्थक्वेक और सुनामी आ सकती हैं। जैसा कि हमने देखा कि 2004 में जो सुनामी आई वह वन ऑफ द मोस्ट डिसेस्ट्रस इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री, इन द होल रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री वो थी। और उसमें मिलियंस ऑफ पीपल got perished and a large number of biodiversity also got perished because of that tsunami। तो इस तरह की बड़ी जो सिज्मिक एरिया है, ऐसे सिज्मिक एरिया में इस तरह से अगर हम कोई बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे तो वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है उनमें और ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा और बहुत बड़ा और भी कोई नया डिजास्टर सिचुएशंस वहां क्रिएट हो सकती हैं। तो ये तीसरा बड़ा रीजन हो गया कि द मेगा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द हाईली सिज्मिक जोन। तो ये इस तरह के कई सारे जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एट प्रेजेंट जो हमारा एनजीटी है वो इसको स्टे कर दिया है। एनजीटी स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है अभी इसको रिव्यू कर रहा है क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली द मैटर वेंट इनटू द एनजीटी बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस ऑफ इनसफिशिएंट environment assessment, environment impact assessment and because of the insufficient social impact assessment। तो प्रॉपरली सोशल इम्पैक्ट को भी असेस नहीं करा गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी असेसमेंट नहीं करा गया। व्हाट विल बी द चेंजेस, व्हाट विल बी द डिस्ट्रेस what will be the negative effect of this mega project। so that's why the matter is under the review of the national green tribunal। और इसकी खासकर जो कोलकाता ब्रांच है उसके अंदर ये चल रहा है। बट होपफुली द मेगा प्रोजेक्ट विल बी गिवन कंसेंट। एज यू नो दैट इट इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट होंगे, रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है और इसीलिए जो है ये 2021 में नीति आयोग ने सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज किया। और क्योंकि हमारा ग्रेट निकोबार जो है वो काफी बड़ा आइलैंड है, अराउंड 921 स्क्वायर किलोमीटर, और ये आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं जैसे आपका बहरीन है, जैसे आपका दुबई है, जैसे आपका सिंगापुर है, जैसे आपका ये हांगकांग वगैरह है, इन सबसे जो एरिया में भी हमारा ये बड़ा है, इवन ये मालदीव से बड़ा है। तो इस तरह से ये बहुत ही क्रूशियली इंपॉर्टेंट जो है आइलैंड है और इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है, स्ट्रैटेजिकली भी, डिफेंस के रेस्पेक्ट में भी, और साथ साथ जो नेवल एक्सपेंशन है चाइना का उसको काउंटर करने के लिए भी, और जो हमारा ट्रेड है, सी ट्रेड है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और इवन जो वर्ल्ड ट्रेड है जो मलक्का स्टेट के थ्रू होता है, मलक्का जल संधि के थ्रू होता है, उसके ऊपर भी कंट्रोल रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा वहां मेगा प्रोजेक्ट ये जो है जल्दी से जल्दी तैयार हो और जिससे कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और साथ साथ जो है हमारा जो ट्रांसशिपमेंट का काम है उसके लिए हम
सिंगापुर पे या कोलंबो के भरोसे से ना रहें, क्योंकि कोलंबो के साथ साथ जो है वो चाइना के वहाँ बहुत सारा जो है जो पोर्ट है उन पे इन्वॉल्वमेंट है, और ये जरूरी है कि हम जो है चाइना के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा अलग रहें। दैट इज द मैटर ऑफ आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। तो इन चीजों को देखते हुए ये जो ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट Andaman and Nicobar Island, that is very important and very crucial mega project in our country that is going to be completed in near future hopefully। और तो इस तरह से हमने ये बातें करी। इसके साथ साथ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं, वो हम जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में करेंगे। 2 मिनट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान दें इसको। ये मैं इसलिए जो है ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये यहाँ ग्रेट निकोबार से रिलेटेड है। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो ग्रेट निकोबार भी जिसमें आता है, पूरा अंडमान है, उसी के अंदर जो है ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी आता है, जो कि हमारा जो अंडमान सी है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ज्यादा एरिया नहीं है, एरिया इसका अराउंड जो है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये आइलैंड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए जो हम कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे एक खास किस्म का ट्राइबल ग्रुप है जिसको हम सेंटिनलीज कहते हैं। और सेंटिनलीज जो है ये भी यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक एज से जो है यहाँ पे सेंटिनल आइलैंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप है। दे डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एनी अदर सोसाइटी टिल डेट। आज तक की डेट तक ये किसी के साथ भी मिलना जुलना डेवलप होना नहीं चाहते। इन्होंने अपने आप को सेंटिनल आइलैंड के ऊपर यानी कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर जो है अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड ह्यूमन सोसाइटीज। और इसके साथ साथ इनके इस व्यवहार को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बनाया ये 1956 में, प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स। प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये एक्ट है आपका 1956। तो इंडियन पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन 1956 नेम्ड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अकॉर्डिंग दिस एक्ट नो वन इज परमिटेड टू एंटर इन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में किसी को भी परमिशन नहीं होती वहां एंटर करने की। द एंट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इज एक्चुअली सपोर्टेड और सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों के दोनों इस आइलैंड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि नो वन फ्रॉम आउटसाइड इज एबल टू एंटर इनटू दिस आइलैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग हैं इनकी क्या लैंग्वेज है वी डू नॉट नो, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी ऑफ द पीपल आउटसाइड देयर ओन वर्ल्ड। और उनका ओन वर्ल्ड क्या है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, कोरल रीफ्स वगैरह हैं। तो ये नेचुरली भी प्रोटेक्टेड है और साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी इनको नेवी से और कोस्ट गार्ड से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसके लिए एक्ट बनाया है हमारी पार्लियामेंट में, प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब एक्ट 1956। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द एंट्री इनटू दिस आइलैंड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये निग्रिटो माने जाते हैं और जो अर्लीस्ट ह्यूमन माइग्रेशन हुआ था हमारा अफ्रीका से, वहां से इनका जो निकास है वो माना जाता है। और ये आए कब, ये भी ऐसा एज्यूम किया जाता है अराउंड 50,000 ईयर्स एगो इन अपर पैलियोलिथिक एज दे एंटर्ड इनटू द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक्चुअली एट दैट टाइम द सी फ्लो वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द accumulation of the ice sheet on the land and there were
clear cut ways to move from outside Africa. That's why these people came there and started living there. In the course of time, they got selfly isolated and then developed at present as सेंटिनलीज। तो ये भी हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा जो है एक इस तरह का एक ये यूनिक फीचर है कि ये जो सेंटिनलीज है ये इस तरह का पॉपुलेशन ग्रुप है, इस तरह की ट्राइबल ग्रुप है। ये भी हमारा पीवीटी है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, कि ये बिल्कुल भी किसी से भी बाहर से किसी प्रकार का इनका इंटरेक्शन नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो अंडमान एंड निकोबार के बारे में कर लेते हैं स्टूडेंट। अंडमान और निकोबार के अंदर हमारा एकमात्र पूरे साउथ एशिया में ऐसा छोटा सा आइलैंड है जिसको बैरन आइलैंड कहते हैं, जो एक्टिव वोल्केनिक स्टेज में है। बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है और इसमें कई बार जो है लावा निकलता रहता है। तो ये भी हमारे कंट्री का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वी हैव बैरन आइलैंड एज एन एक्टिव वोल्केनो इन आवर कंट्री, जो कि साउथ एशिया में एकमात्र इस तरह की लोकेशन है, इस तरह का एकमात्र जगह है जहां पे पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये पूछा जाए कि किस यूनियन टेरिटरी या किस स्टेट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा कोस्टल जो लेंथ है वो है, तो सबसे बड़ी कोस्टल लेंथ जो है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी की है। और इसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है कोस्टल लेंथ का, वो हमारा गुजरात का आता है। तो द हाईएस्ट लेंथ ऑफ द कोस्टल एरिया इज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट जनरल सा सवाल है। तो स्टूडेंट देखो, आपने ये चीजें सुनी पढ़ी, इनको 2 बार भी अगर आप अच्छी तरह ध्यान कर लेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी और इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो ऑटोमेटिकली एकदम से आपको रिकॉल हो जाएगा और आप उसको लिख दोगे। यहाँ पे लास्ट में हम आपसे बात करेंगे, अगर आप या आपका बच्चा कोई 9th क्लास या उससे ऊपर पढ़ता है और आप चाहते हैं कि वो बच्चा हमारा आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने की तमन्ना रखता है, तो उसके लिए ये जो हमारी वीडियोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उन वीडियोज को हमारे को जरूर देखें, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका खुद का बच्चा है तो आप भी देखें और अपने बच्चों से वीक में अगर आप 2 बार भी इन चीजों को डिस्कस करोगे तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल और साथ साथ जो उसकी फाउंडेशन लेवल है एग्जाम प्रिपरेशन करने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड होपफुली ही विल पास हिज competitive exam in the very first attempt, and the early joining will give him so many good things in his future career। तो यहाँ तक इतना ही। इसके साथ साथ हमारा आप फोन नंबर भी नोट कर सकते हो, हमारा फोन नंबर है 9953270181। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कभी भी जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप से या फिर खुद फोन करके हमारे से वो चीजें क्लैरिफाई करवा सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो ये जो है इसलिए हम आपको दे रहे हैं, इसका कोई किसी प्रकार का कोई भी जो है वो फाइनेंशियल कोई हमें बेनिफिट की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जिनके मन में ये भावना है कि आई विल पास इट 100%, वो जो है अच्छे से पास करें, किसी प्रकार का उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट ना देखने को मिले, तेजी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़े। इसी के साथ जो है वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।